आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अभी 12वीं का एग्ज़ाम दिया है और उनका रिज़ल्ट आ चुका है और नए करियर की तलाश कर रहे हैं। जनरली हम लोग करियर कैसे चूज़ करते हैं? जो पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं उनका एक्सपेक्टेशन कुछ पूरा हो जाए, हम जो करना चाहते हैं वो कुछ हद तक हो जाए और आगे जो फाइनेंशियली ग्रो करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो इनफाइनाइट हो। कई केसेस में ये देखा गया है कि पेरेंट्स बोलते हैं ये 5 कोर्सेज़ है जो कि अभी ट्रेंड में है, अगर इसे कर लिए बेटा तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं पापा ये मुझे पसंद नहीं है, तो पापा खुद पूछते हैं आपसे कि बेटा तब क्या करना है बताओ, आपकी पसंद क्या है। तो जहाँ पापा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि बेटा आपको क्या करना है बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आप सोचने लगते हो ठीक है रोहन क्या कर रहा है, शालिनी क्या कर रही है, अपने दोस्त को देखने लगते हैं। और जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर आप अपने पेरेंट्स को नहीं दे पाते हो। और जब आप पेरेंट्स को सही आंसर नहीं दे पाओगे कि क्या करना है, तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि 5 जो वो बता रहे हैं वो उनके ऊपर, वो करियर के ऊपर उनका बिलीव है। वो बिलीव आया कहाँ से है? पेरेंट्स का बिलीव आया है आपका जो भी उन्होंने अभी तक के लाइफ में देखा है, किया है, करा है, मीन्स सोसाइटी से। जब भी पेरेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं तो वो डिस्कस करते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, डिस्कस करते हैं। तो सोसाइटी में भी ये डिस्कशंस होता है कि हाँ मैं अपना बेटा को कोटा भेज रहा हूँ या नहीं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है। तो बेसिकली पेरेंट्स का जो बिलीव आया है वो आपका सोसाइटी और अदर पेरेंट्स से और जो भी उन्होंने किया और करा है अभी तक के लाइफ में। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे इस सेशन के थ्रू कि हमारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, आगे जानेंगे क्या कर सकते हैं और उससे आगे क्या किया जा सकता है। आज आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक सक्सेसफुल करियर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आपका आईआईटी हो गया या एमबीबीएस हो गया, सीए हो गया, आईएएमएस हो गया, इसका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है हार्ड वर्क आप बोलोगे, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। लेकिन हार्ड वर्क तो वो रिक्शा वाला भी कर रहा है जो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक रिक्शा टान रहा है। क्या वो सक्सेसफुल है? अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ अलग हो तो सबसे पहले आपकी सोच को तोड़ना होगा। आपने देखे होंगे ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। और ऐसे भी बच्चे देखे होंगे कि एक बैलेंस बना करके चलते हैं लाइफ में। मीन्स जैसे कि थोड़ा सा खेल कूद भी लिया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लिया और 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई भी कर लिया और वो सक्सेसफुली क्रैक कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो अब अगर आप सोचोगे, ध्यान से सोचो कि एक लड़का हार्ड वर्क कर रहा है और एक लड़का पूरी अपनी लाइफ को मेंटेन करके चला है, मीन्स एंटरटेनमेंट भी कर रहा है, घूमना फिरना भी है, वो भी क्रैक कर ले रहा है। तो अब हार्ड वर्क में आप क्वेश्चन मत डालो, क्योंकि हार्ड वर्क आपका वो रिक्शा वाला भी कर रहा है लेकिन कहीं वो पहुंच रहा नहीं है, कहीं से भी वो सक्सेसफुल नहीं है। हार्ड वर्क आपको कब काम आती है? जब आपकी डायरेक्शन सही हो, जब आपकी दिशा सही हो। सफलता आपकी है यहाँ पे, आप दम लगाए हो यहाँ पे, कभी मिलेगी आपको सक्सेस आपका यहाँ है, आप दम लगाए हो यहाँ, संभव है? डायरेक्शन ही गलत है। तो सही डायरेक्शन पे अगर हार्ड वर्क किया जाए तो ज़रूर मंजिल मिलेगी। अब बात आती है कि कैसे पता लगेगा कि सही डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। 2 पैरामीटर्स पे बात करूँगा। पहला कंसंट्रेशन पावर और दूसरा कंपटीशन। जहाँ पर भी आप देखोगे कि
कंपटीशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे लाखों बच्चे ट्राई कर रहे हैं, और होना कितनों का है? 1 या 2% का होगा। यही रियलिटी है। अब आप ध्यान से सोच करके देखो कि ये जो लाखों बच्चे ट्राई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और लाखों रुपया उसमें खर्च कर रहे हैं, क्या कोई भी चाहता है कि वो compete नहीं करे? लाखों को पास होना है, लाखों को क्रैक करना है, और लाखों बच्चे लगे हुए हैं। रिज़ल्ट पे क्या आता है? सिर्फ 1 या 2% लोगों का सिलेक्शन होता है। इसका मतलब आप ध्यान से सोचो कि लाखों को लग रहा है कि उनका हो जाएगा, वो क्रैक कर लेंगे, तब ना वो 5 लाख 10 लाख रुपए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में खर्च कर रहे हैं, कोटा, बेंगलोर, बड़े बड़े जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है, लाखों पैसे लगते हैं उसमें। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो compete कर जाएंगे। इसका मतलब लाखों को ये लग रहा है कि हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रेज होता है वो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि आपका कंसंट्रेशन पावर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या बहुत ही ख़राब है। तीनों में से एक होगा। कंसंट्रेशन पावर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको 12 घंटा, 8 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? compete करने के लिए। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में compete कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि आपके कंपटीटर कौन कौन है। इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एक रेस हो रही है, उस रेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपके बगल में एक एथलीट खड़ा है, वो भी उस रेस में दौड़ रहा है। एथलीट ने अपने 10 साल खपा दिए हैं डेली प्रैक्टिसिंग करके आज के रेस को जीतने के लिए। आप अभी उस रेस के लिए तैयार नहीं हो। आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितना है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल की। सोचो, क्या आप उससे compete कर पाओगे? उस एथलीट से compete कर पाओगे? जीत पाओगे उस एथलीट से? आप ट्राई कर रहे हो दौड़ना कब से? लास्ट 2 साल या 3 साल से, या लास्ट 6 महीने से। वो 10 साल का पूरा मोमेंटम है उसके साथ, एथलीट के साथ, और आने वाला 2 साल भी इसी मोमेंटम से वो काम करने वाला है, इसी मोमेंटम से वो दौड़ने वाला है। क्या लगता है, जीत पाओगे आप उससे? तो सबसे पहले आपको लास्ट 10 इयर्स का जो भी आपकी एजुकेशन है या फिर जो भी आपने अभी तक किया है उसके बेस पे अपने आप को एनालाइज करनी होगी कि आपका कंसंट्रेशन पावर कैसा है, आपका फोकस कैसा है। ये नहीं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं भागो जाओ बेटा कोटा में एडमिशन ले लो, जाओ बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो। पेरेंट्स बोल रहे हैं भागो, आप पेरेंट्स के बोलने पर आप भाग रहे हो, पूरी दुनिया भाग रही है। ऐसा नहीं, रुक करके सोचो आप। अगर आप सोचोगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है भी या नहीं, आप कैपेबल हो भी या नहीं। आप हो 800 और फरारी के साथ गए हो रेस लड़ाने के लिए, संभव है? जहाँ पे पूरी कंपटीशन में सब फरारीज हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या एक स्टेट से आते हैं, सिर्फ बेंगलोर से लोग आते हैं, सिर्फ दिल्ली से आते हैं, या ऑल ओवर इंडिया से आते हैं? जितने भी फरारीज हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, जितने भी विलेज टॉपर्स हैं, जितने भी सिटी टॉपर हैं, जितने भी स्टेट टॉपर हैं, सारे वहाँ पे पहुँचते हैं। सबका गोल क्या है? मुझे निकलना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये नहीं कि नहीं पेरेंट्स ने कहा और आप भी दम लगा करके भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल करनी है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिस्टिक चीज़ें बता रहा हूँ। यही हो रहा है, सब भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया भाग रही है। लेकिन आप ठहर करके अगर सोचोगे, जरा सा सोचो, आपके क्लास में एक बच्चे होंगे जिसको एक चैप्टर याद करने में हार्डली आधा घंटे या 1 घंटा लगता होगा। किसी को वही चैप्टर याद करने में 24 घंटा लग जाता है, किसी को 2 दिन लग जाते हैं, किसी को 5 दिन लग जाता है।
किसका कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है? बताओ। ऑब्वियसली जिसने आधे घंटे में याद कर लिया, जिसने 1 घंटे में याद कर लिया, तो वो सारे लोग पहुंच रहे हैं कहाँ? उस रेस में, जिस रेस की अड़ोसी पड़ोसी मौसी बोलती है, उस रेस में जाओ। आपके 10 साल के जो पूरे ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 10 साल 12 सालों में जो आपने किया है, पढ़ाई जो किया है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड पे आप देखो आपकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है, और बस अपने आप से आप सच बोल दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ हार्ड लेबर करने वालों को नहीं होता है, होता ज़रूर है, लाखों में एक ज़रूर होगा। मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं करना चाहता हूँ, अगर वो कर लिया वेल एंड गुड, लेकिन मैं परसेंटेज की बात बोल रहा हूँ, कितना परसेंट चांस है वहाँ पे क्रैक करने का, पास होने का। जहाँ पे 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ 1 या 2% का ही सिलेक्शन हो पाता है। ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन 15 लाख में आपको क्या लगता है सबका कंसंट्रेशन पावर है, मजबूत है? सिर्फ 10% लोग ऐसे मिलेंगे जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पावर है, और उन्हीं में से 1 या 2% सक्सेसफुल रहेंगे। आप अपने स्कूल के पूरे बैकग्राउंड के अनुसार आप अपना एनालाइज करो और आप तय करो आपको जाना चाहिए कि नहीं इस रेस पे। उस कंपटीशन को अगर compete करना है तो आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए। अभी जो मैंने कहा, जैसे कि ये आपको तय करना है कि आप 800 में हो या फिर आप फरारी हो, ये आप अपना तय करोगे। अपॉन क्या? अपॉन आपका 10 साल 12 साल का जो करियर है, आपने जो आज तक किया है। 800 अगर आप हो तो 800 भी बुरी नहीं है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाओगे तो 800 एक नंबर कार है, वहाँ पे फरारी वो काम नहीं कर सकती है। फरारी वहाँ पे चलाओगे तो फरारी फेल है वहाँ पे, लेकिन उस रेस के लिए फरारी बेस्ट है, 800 नहीं। इसलिए जज करो आप अपने आप को कि आप किस में आते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पावर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के काम हैं, एक जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और दूसरा जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वहाँ कंसंट्रेशन चाहिए। जहाँ इंटरेस्ट हमारा नहीं है वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान लगाएंगे और ध्यान ठहराएंगे एक जगह, तब जाके कोई भी चीज़ क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो माइंड तो भटकाने के लिए 24 घंटे में 24 तरीके आ जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कंसंट्रेशन पावर होना बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस काम में इंटरेस्ट है उसमें कंसंट्रेशन चाहिए क्या? वीडियो गेम खेल रहे हो, कंसंट्रेशन चाहिए। मूवी देखने गए हो, घूमने गए हो, कंसंट्रेशन चाहिए। 99.9% लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट होता ही नहीं है, और जब इंटरेस्ट नहीं होता है तो आपको कंसंट्रेशन पावर चाहिए। क्यों चाहिए? ध्यान वहाँ लगाना है, नहीं तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। रेस यहाँ चल रही है, आप इधर कहीं नहीं पहुँच पाओगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका टैलेंट। आप अपने टैलेंट के ऊपर काम करो। टैलेंट जो होता है वो बहुत जन आप देखोगे टैलेंट से पूरा पैशनेट रहता है, उनका ड्रीम होता है कि नहीं मुझे इसी में करियर बनाना है। तो अगर आप टैलेंट पे काम करोगे तो उसमें आधा से ज़्यादा जितना भी कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप में जो टैलेंट है वो दूसरों में हो ही नहीं सकता। सपोज़ आप विराट हो, तो विराट एक ही है दुनिया में, दूसरा विराट नहीं बना है। अमिताभ बच्चन का बेटा कभी भी अमिताभ बच्चन जैसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सुनील गावस्कर का बेटा कभी भी सुनील गावस्कर जैसा सक्सेस नहीं हुआ। तेंदुलकर का बेटा कभी भी तेंदुलकर जैसा नहीं बन पाया। शाहरुख खान का बेटा कभी भी शाहरुख खान नहीं बन पाया। तो टैलेंट, अगर आप टैलेंट के ऊपर अपना काम करोगे तो स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप में अगर कोई भी टैलेंट है, कुछ भी हुआ, आपका डांस हुआ, खेल हुआ, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप आ गए हैं या फिर सिंगिंग में आ गए हैं, तो उसे लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पैशनेटेड हैं, आप अपनी प्रतिभा को पहचानो,
हैं अगर पैशनेटेड अपने ये को लेकर के, टैलेंट को लेकर के, तो उसे आप करियर बहुत अच्छा बना सकते हो। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ाई के चलते अगर आप टैलेंट मीन्स आपको आता नहीं है ठीक से, डांस नहीं आता है या फिर सिंगिंग सही से नहीं आती है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है इसी को मैं करियर बनाऊंगा, या आप स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं हो लेकिन आप बोल रहे हो कि ज़बरदस्ती इसी को मैं करियर बनाऊंगा, क्यों बोल रहे हो? पढ़ाई से बचने के लिए। तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। अगर जेन्युइन टैलेंट है, अगर जेन्युइन आप में कुछ कला है, तो उसे आप करियर बना सकते हो। थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों, वो है आपका मीडियोकर। जो भी मीडियोकर है मीन्स जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान हमेशा भटकता रहता है, मीन्स जो कि बहुत अच्छे नहीं है पढ़ाई में, पिछला 10 साल 12 साल भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहा है। जो मीडियोकर हैं उनके लिए बहुत सारा करियर ऑप्शंस है, जहाँ पे आपका लो कंपटीशन है, आपका जहाँ पे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉर्मल सा कोई कोर्स करके 3 साल का या फिर 4 साल का डिग्री कोर्स करके वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप जानते होंगे बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अभी मेरी एक्सीडेंट हुई थी तो मैं बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट करके आपका गूगल में डाला था और उसमें से कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर आ गए बीपीटी का। तो उसमें से मैं एक को कॉल किया जिनका नाम था डॉक्टर सोनाली निगम। उन्होंने आकर के मेरा रिहैब किया और रिहैब करने के बाद अराउंड मैं उनसे लिया हूँ ट्रीटमेंट अराउंड आपका 1 महीने का, और उस 1 महीने में वो मुझे खड़ा कर दी। मीन्स मैं जो बेड में था वो टोटली फिजियोथेरेपी के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू मुझे खड़ा किया। उन्होंने चलना सिखाया मुझे वापस, नहीं तो मेरा पैर एकदम चल नहीं पा रहा। मैडम से मैंने पूछा, मैडम आप दिन भर में ये कितने सेशंस कर लेते हो? तो वो बोली कि दिन भर में वही 8 से 10 सेशंस मैं कर लेती हूँ। तो अगर दिन भर में अगर 10 पेशेंट भी वो करती हैं तो एक पेशेंट से लेती है 500 रुपया फीस। तो 10 पेशेंट के कितने हो गए? 10 इंटू 500 इक्वल टू कितना हो गया? 5000। 5000 रुपया अगर एक दिन में, तो 30 दिन का कितना हो गया? 5 3 जा 15, 1.5 लाख रुपया महीना। किया क्या उसने? आफ्टर इंटर +2 के बाद उन्होंने क्या किया? बीपीटी का कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स है आपका, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और स्मार्ट वर्क किया। क्या किया स्मार्ट वर्क? कि उन्होंने इंटरनेट पे एक अपना अच्छा सा वेबसाइट बनाया, अच्छा सा रिव्यूज़ उसमें ऐड किया इंटरनेट के ऊपर। जो भी पेशेंट्स को देखती थी, ठीक करती थी, उनसे रिव्यूज़ लेना भूलती नहीं थी, और उसी आधार पे, उस रिव्यूज़ के आधार पे मैं उन्हें कॉल किया था। तो आज 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रही है, जबकि वो इस शहर से भी नहीं है, कोई और शहर से आई हुई है, और मैं भी इस शहर में नया। तो इस तरह बहुत सारे दोस्तों कोर्सेज़ हैं जो आप भी कर सकते हो, स्पेशली जो मीडियोकर हैं, जिनका कंसंट्रेशन पावर उतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 10 से 12 साल जो उन्होंने +2 तक का जो एग्ज़ाम पढ़ाई किया है उसमें बहुत अच्छा नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं 3 साल के, 4 साल के, जिसको करने के बाद वो कर सकते हैं और उस पर अच्छा अर्निंग भी वो कर सकते हैं और एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी आप कोर्स कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो। जो भी मीडियोकर हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि स्काई इज़ द लिमिट। बहुत सारे कोर्सेस है। अगर आप कंपटीशन में नहीं जाना चाहते हो, अगर पढ़ाई में आप अच्छे नहीं हो, तो डीमोटिवेट आप ना हो। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, टेक्निकल कोर्सेस, जिससे आप ठीक ठाक इनकम कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी मीडियोकर हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या नए नए कोर्स हैं। अभी बहुत सारे कोर्स हैं, रोबोटिक्स का ज़माना है, एआई का ज़माना है, टेक्निकल कोर्सेज बहुत सारे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उन लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ, ताकि उनको ये पता चल सके कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, जहाँ पे लो कंपटीशन है और अच्छी खासी सैलरी है। तो डीमोटिवेट आप मत होइएगा। जो भी मीडियोकर है उसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और उन तक ज़रूर शेयर कीजिए जिसको लगता है कि हाँ इस वीडियो की ज़रूरत है, उन तक ज़रूर पहुंचाइए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।